आजादी के उस संग्राम में करीब 80% आर्य समाज के वीर वीरांगना योद्धा खड़े होकर के लड़े थे, तो इन पापियों को सत्ता पर बैठाने के लिए लड़े थे। तो अब आपको भगवान राम और कृष्ण की कसम है कि इन पापियों का विनाश करने के लिए, सत्ता से इनका पत्ता साफ करने के लिए, देश को इंसाफ दिलाने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम। हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? अधर्म, पाप, अन्याय, शोषण को मिटाने के लिए, सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करके देश को बचाने के लिए, इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, ऋषियों के सपनों का भारत, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए, उन क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये आज की बात नहीं, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च और धर्म संस्थापनार्थाय महवस्तेन ईशत। वेद भगवान कहते हैं हम पर चोर बेईमानों का राज नहीं होना चाहिए। इंद्रम वर्धन्त्वप्त्रः कणवंत विश्व मार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। जो वेदों का उद्घोष है, जो ऋषियों का संदेश है और जो शहीदों का संकल्प था, उस सबको मिलकर के इस युवा भारत को पूरा करना है। इसलिए आज आपको यहां पर बुलाया। अच्छा, कुछ लोग ना बोले बाबा जी ये बड़े ताकतवर हैं। मैंने कहा काहे के, किस बात से ताकतवर है ये? बोले बाबा जी इनका नाम बहुत बड़ा है। और कोई यूं पूछे कि इनके पास संपत्ति तो गद्दाफी के पास भी थी, लेकिन लूटी हुई थी, और इनकी संपत्ति भी वो हमारी है। वो 125 करोड़ लोगों का हक लूटा है इन्होंने। इसका प्रमाण क्या है? करीब 20 लाख करोड़ रुपए की एफडीआई लेके आए, उसमें मालिक का एक का भी नाम नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि मालिक ये खुद ही है। अब ये एफडीआई के बारे में पूरे जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। ये मैंने निकलवाया पूरा इसका फॉर्मेट, लेकिन इसमें एक चूक हो गई सरकार से। इसमें कहीं पर भी मालिकों का नाम बताने का प्रोविजन नहीं है। इसमें क्या प्रोविजन है? खाली बस इतना प्रोविजन है कि जो कंपनी एफडीआई लेती है वो जिस देश से आ रहा है उस देश का नाम, और जो कंपनी ले रही है बस उस कंपनी का नाम, आपको मालिक का नाम नहीं बताते। इसीलिए 20 लाख करोड़ रुपए जो आज 100 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, 100 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, वो इनका ही है। अब इसका तरीका कैसे होगा मालिकों का पता लगाने के लिए? तो इन्होंने इसमें एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर कराए कि जो ये पैसा है ब्लैक मनी नहीं है, ये इलीगल मनी नहीं है। इनसे पता कैसे लगवाएंगे? तो इनसे हम ये पूछेंगे कोर्ट में कि भाई तुम बताओ कि तुमने कहा कि ये इलीगल मनी नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, तो इसके असली मालिक कौन है? भाई बहनों, अब आपसे मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं कि ये एफडीआई में जो पैसा आया है वो इन्हीं का है। करीब 1000 से 2000 के बीच नाम आए काले धन वालों के, वो भी एक भी नाम इन्होंने जाहिर नहीं किया। सारे जितने भी ब्लैक मनी जमा करने वाले बैंक हैं उनकी लिस्ट है, करीब 43 बैंक हैं। मैं आपसे बात ये कह रहा था कि जितना भी ये लूट का माल जमा है वो इसी खानदान का क्यों है? क्योंकि एफडीआई यही लेकर के आए और इन्हीं का पैसा, लेकिन उसको घुमा करके लेके आए क्योंकि यहां पे जरूरत पड़ रही थी इनको पैसे की। बाकी तो यहां तो दबा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो इनका नहीं है, वो देश के 125 करोड़ लोगों का हक है। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, बजट सब जगह से लूटा। इनके पास क्या था? कुछ नहीं। अरे भाई, आज जो ये देश को चलाने का दंभ भरते हैं, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है? बहुत बुरी हालत है। मैं कह रहा हूं अब इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सारे लूट के काम कर लिए। मैं बैंकों की बात बता रहा था, ये सारी डिटेल मैंने निकाली तो 43 बैंकों की 331 शाखाएं यहां पर इन्होंने खुलवा रखी हैं जो काला धन जमा करते। पहले इनको बाहर जाना पड़ता था ना। और 46 उनकी बड़ी बड़ी ऑफिसेज यहां खुलवा रखी हैं।
इनके एजेंट घूमते रहते हैं। एक भी भ्रष्टाचारी को कोई सजा नहीं होती है। चीन के रेल मंत्री ने भ्रष्टाचार किया तो उसको क्या हुआ? सजाए मौत। और शूट करने से पहले लूट करने वाले की सारी संपत्ति जब्त करते हैं और जिससे शूट कर रहे हो उस गोली का पैसा भी वसूल करते हैं कि ये जो तेरे सीने में गोली लगेगी टैक्स पेयर के पैसे से बनी है, इसके भी पहले पैसे दे करके जा, बाद में तेरे सीने में ठोकी जाएगी। यहां भी लूट करने वाले दो चार को यदि शूट कर दिया जाता और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती तो हिंदुस्तान इस तरह से तबाह नहीं होता जिस तरह से आज बर्बाद हुआ है। लेकिन थोड़े दिन रुक जाओ, पूरा हिंदुस्तान तुमको साफ कर देगा और देश को तभी इंसाफ मिलेगा। इसके लिए अब आपको तैयारी क्या करनी है? अब तैयारी आपको यह करनी है कि इस देश को इंसाफ दिलाने के लिए ये होता क्या है, ये नीचे जाकर के लोगों को बहकाते हैं, किसी को दारू पिलाते हैं, किसी को नोट देते हैं, किसी को और खाने का लोभ देते हैं। तो लोगों से बोलो भाई खाना खाओ और खाना सूखा मत खाओ, रसगुल्ले भी खाओ, इनसे ऊपर से रबड़ी रसमलाई खाओ, काजू बादाम भी खाओ, लेकिन वोट इन बेईमानों को मत देना। खाना खाना तो तुम्हारा हक है। ये पूरा हिंदुस्तान लूट के खा गए, तुम्हें तो खाना ही दे रहे हैं, वो तो खाना ही चाहिए सबको। अरे आदमी तो खाना ही खाएगा ना, तो खाना खाना, लेकिन वोट इनको मत देना। ये लोगों को समझाना, क्योंकि इन्होंने देश लूटा। खाना खाने में जो तुम्हें पैसा दिया है वो तो चंद रुपए हैं, इन्हें तो लाखों करोड़ लूटा है। वो जब तुमको मिलेगा तो फिर तुम्हें भीख की तरह खाना नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि तुम अपने घरों में सैकड़ों आदमियों को खाना खिला सकोगे। इतने समर्थ बन जाओगे जब काला धन आएगा और भ्रष्टाचार मिट जाएगा। किसी को ये दारू भी पिला दे, आपको कहां तक फैलना है? जो बूथ पर मजबूत होगा जीत उसकी होगी। तो दिल्ली वालों, आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बूथ तक फैल जाना है। और क्या कहना है लोगों से? लोगों से आपको यह कहना है, यदि कोई दारू भी पिला देना तो बोले पहली बात तो पियो मत, और यदि पी भी ली हो गलती से तो एक गलती तो होगी, वोट दे करके दूसरी गलती मत करियो। पी लई सो पी लई, कोई बात नहीं, लेकिन वोट इनको मत दीजिए। और कोई नोट भी लेकर के आया हो, बोलो पैसे दिए हैं तो 500 रुपए दिए कि 1000 रुपए दिए हैं, एक व्यक्ति को यदि 1000 लाख करोड़, जो मैं पूरे एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, ये 1000 लाख करोड़ तो पहले का और 20,000 लाख करोड़ रुपए आगे का, ये दोनों को यदि ठीक, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनके ऊपर तो 125 करोड़ लोगों का बराबर का हक है। एक एक परिवार को ये ठीक से मिले तो कम से कम 10 करोड़ रुपए मिलेगा। कितना? तो बोले तुम इतने सस्ते में वोट क्यों बेच रहे हो भाई? तो बोले वोट मत देना इनको, नोट भी दे दे तो कोई बात नहीं, जितने भी दे रख लो, जो भी दे खा लो, और जो भी किसी को पीना भी हो तो हम पीने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन पी लिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वोट मत दीजिए। तो खाना तो खाना ही है। अच्छा, ये बोलते हैं हमने खाना दिया, हमारा ही है, पैसा भी हमारा ही लूटा हुआ है भाई। अच्छा एक चीज देखो, अब ये 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, हम तो कहते हैं मुफ्त में दो, जिनके पास है नहीं उनको खिलाओ ना। लेकिन जो ये अब ये क्या करेंगे, इसमें 20-25% मिलेगा गरीबों को और 80% कहां जाएगा? काला बाजारी में। ठीक है, वो कहां बिकेगा? बाजार में। 2 रुपए किलो खरीद के 4 रुपए किलो बेच देंगे, 3 रुपए खरीद कर 5 रुपए किलो बेच देंगे, वो किसान कहां बेचेगा? इसलिए ये सरकार किसान विरोधी है। इस देश में करीब 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, उन तक भी हमें ये संदेश पहुंचाना है कि ये सरकार किसानों को भी भिखारी बनाना चाहती है, उनको भी लाचार बनाना चाहती है, उनके भी हाथ में कटोरा थमाना चाहती है। यदि ये 3 रुपए किलो गेहूं और
₹2 किलो गेहूं, ₹3 किलो चावल बेचना चाहते हैं तो बेचें, लेकिन पहले किसान को कम से कम ₹30 लगते हैं 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए, ₹50 लगते हैं 1 किलो चावल पैदा करने के लिए। किसान को ₹30 किलो गेहूं और ₹50 किलो चावल उसको खरीदने के लिए उसको पैसा दे दीजिए, बाद में चाहे आप मुफ्त में पूरे हिंदुस्तान को खिलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। वो किसान तो बेचारा मर जाएगा। फिर ये मुद्दा बनाते हैं सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता का। हिंदुस्तान के लोग जन्म और स्वभाव से ही गैर सांप्रदायिक है, पंथ निरपेक्ष है। क्या ये पार्टी हमको गैर सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाएगी? इसलिए आप सबको एक ही काम करना है, सुन लो सभी बूथ के ऊपर, यूथ को जाना है। एक जीत का मंत्र है ये, इसको नोट कर लेना और इसको हर दिन पढ़ना और वो काम करना। जो बूथ पर मजबूत होगा जीत उसकी होगी। बूथ टर्निंग पॉइंट है पॉलिटिक्स का, वहां से वोट का पोलराइजेशन होगा। बूथ पर मजबूत होगा जीत उसकी होगी। ये सारी गड़बड़ी बूथ पर हो रही है। बूथ पर जो मजबूत होगा जीत उसकी होगी, और बूथ पर यूथ जिसका होगा जीत उसकी होगी। ये जीत का मंत्र दे रहा हूं। आप लोग सब गली गली में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर एक बूथ पर 1 बूथ 11 यूथ, इसका संकल्प आपको लेकर के जाना है। और इसलिए आज युवा भारत की बैठक बुलाई है। और जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा, ये काम काफी पूरा हो चुका है, जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा तो सोच लेना जीत हमारी होगी और देश को हम इंसाफ दिला देंगे। ये काम आपको करना है। फिर क्या होगा? फिर 1000 लाख करोड़ रुपए लूटा हुआ हमको मिलेगा, और 1000 लाख करोड़ रुपए अमेरिका को जब कर्ज देना वापस पड़ेगा तो हालात क्या होगी? आज जो डॉलर की कीमत है वो रुपए की हो जाएगी, जो रुपए की कीमत है वो डॉलर की हो जाएगी। शीर्षासन हो जाएगा पूरी अर्थव्यवस्था का। ये मैं सिंपल शब्दों में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। मैंने 5 साल तक पहले वेद शास्त्र पढ़ा, व्याकरण शास्त्र पढ़ा पहले तो, फिर वेद शास्त्र पढ़ा, फिर आयुर्वेद शास्त्र, फिर दर्शन शास्त्र, बहुत से शास्त्र पढ़े। फिर मैंने 5 साल तक ये अर्थशास्त्र पढ़ा। ये अर्थशास्त्र, एक्चुअल अर्थशास्त्र, कैसे हिंदुस्तान को वर्ल्ड सुपर पावर बनाना है। हकीकत में तो आज भी हम वर्ल्ड सुपर पावर हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर है, स्पिरिचुअल सुपर पावर है, लेकिन हमको दबा दिया गया। फिर कहा ना अमेरिका के ऊपर 1000 लाख करोड़ का कर्ज, क्या आपको पता है? भारत स्वाभिमान के, युवा भारत के कार्यकर्ताओं को तो पता हो, लेकिन हिंदुस्तान को तो लोग सोचते हैं अमेरिका तो बहुत महान है जी, बड़ा ताकतवर मुल्क है जी, उसके पास परमाणु बम है। अरे उसने जो परमाणु बम बना रखे, हम रातों रात बना सकते हैं हजारों परमाणु बम। परमाणु बम बनाने से कोई ताकत थोड़ी हो जाता है। हमारे पास इतनी सेना, बम बनाने की सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास में। उसके ऊपर 1000 लाख करोड़ का कर्ज है, यूके के ऊपर 500 लाख करोड़ का कर्ज है, जर्मनी फ्रांस के ऊपर 250-250 लाख करोड़ का कर्ज है। अरे यूरोप के तो छोटे छोटे देश, लग्जमबर्ग जैसा देश जिसकी मात्र 2 लाख करोड़ की जीडीपी है, कितना? उसके ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्ज है। कितना? ये सब पैसा कहां से जा रहा है? ये सब पैसा हिंदुस्तान जैसे जो गरीब मुल्क कहलाते हैं उनसे जा रहा है। इसलिए दुनिया में कोई मुल्क गरीब नहीं, उनको गरीब बनाया गया है। हम एक गरीब मुल्क में पैदा नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान में आज भी मैंने कहा 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से टूटते टूटते सिमटते सिमटते चाहे 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गया हो, उसमें भी 20,000 प्रकार के मिनरल्स हैं जिनकी 10 की ही कीमत मात्र 20,000 लाख करोड़ रुपए की है। भारत जैसा धनवान, भारत जैसा बलवान, भारत जैसा चरित्रवान, प्रज्ञावान, भारत जैसा युवान और भारत जैसा महान राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यह हकीकत है, यह सच्चाई है। इन 67 वर्षों में इन राजनेताओं ने सबसे बड़ा पाप यही किया कि भारत को गरीब देश करके प्रचारित किया जा रहा है, और दूसरे देश कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड कह रहा है, जहां से यहां लाखों करोड़ रुपए जमा होने के लिए गया, वो कह रहा है इंडिया इज ए नॉट पुअर कंट्री, बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी।
कहां भारत गरीब है? दुनिया में जो सबसे अच्छी आत्माएं हैं ना, वो हिंदुस्तान में पैदा होती है, जिनके बहुत पुण्य होते हैं। तो हम अपने मुल्क के कारण से गरीब नहीं है, ये सबको समझाना है। हम अपने मुल्क के कारण गरीब, हम अपने मजहब के कारण से भी गरीब, हम अपनी जाति के कारण से भी गरीब नहीं है, हम अपने प्रांत के कारण से भी गरीब नहीं है, हम अपने कुलवंश खानदान के कारण से भी गरीब नहीं है। चाहे हो सकता है कुलवंश खानदान में हमें विरासत के रूप में थोड़ी संपत्ति मिली हो, लेकिन इस राष्ट्र में अकूत संपत्ति है और उसके ऊपर 125 करोड़ लोगों का बराबर का हक है, और वही लोगों ने लूटा है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, और वो इनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो लड़के भी लेना पड़ा तो हम लेंगे और इस देश को बचाएंगे। ये है आपके लिए एक आज का संदेश, और इस संदेश को जहां भी बैठो वही देश की चर्चा करो। बहुत चर्चा हो रही हीरो हीरोइंस की, क्या दे दिया इन्होंने? कोई इधर ठुमका दिखाता है, कोई इधर मारता है। अब इससे देश की गरीबी दूर हो जाती है क्या ठुमके मारने से? बात देख ले, क्रिकेट के खेल, चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया, क्या उससे किसान की उपज आमदनी बढ़ गई? क्या उससे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई? क्या उससे देश का एजुकेशन लेवल बढ़ गया? क्या उससे देश का कैरेक्टर बिल्डिंग का काम हो गया? क्या उससे नेशन बिल्डिंग का काम हो रहा? बात हो गई क्रिकेट के खेल, बात हो गई अभिनेता के, ये तमाम तरह के मनोरंजन के काम, उनकी चर्चाएं हमने बहुत कर ली। आज किसने चौका लगाया, आज किसने छक्का लगाया, आज किसने ठुमका लगाया, आज किसने कौन सा गीत गाया, आज किसने कितने कपड़े उतारे, ऊपर ऊपर के उतारे कि नीचे के भी उतार दिए। इन्हें में पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। अरे इनको क्या देखना? यदि नंगाई देखने का शौक है तो हमारे गांव की गाय भैंस पूरी नंगी रहती है, न साड़ी ओढ़ती है, न लुगड़ी ओढ़ती है, न कोई जीन्स पहनती है, न शर्ट पहनती है। नंगा होने से कोई सभ्य हो जाता है? अब कोई हीरो हीरोइन की चर्चा नहीं करेगा, कोई क्रिकेटर एक्टर की चर्चा नहीं करेगा, कोई इधर उधर की आपस के राग द्वेष नहीं करेगा। जहां भी चर्चे हो तो इन बेईमानों की लूट के चर्चे हो कि पूरे देश के अंदर एक आक्रोश हो। जहां बैठे हो वहीं काले धन की बात करो, जहां बैठे हो वहीं भ्रष्टाचार की बात करो, जहां बैठे हो वहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करो, जहां बैठो वहीं बात करो महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी की, देश की सुरक्षा, सलामती, समृद्धि की, इसकी बात करो। और बात करके पूछो कि भाई बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस निराशा भरे वातावरण में आशा और विश्वास दिलासा दिला सकता है देश को? तो लोग अपने आप ही कहेंगे हाँ भाई अब तो जो है लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। और आज यदि हम एकजुट ना हुए, मैं यहां पर बात हिंदू और मुसलमान की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूं कि आज यदि काला धन आया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना, व्यवस्था बदली, तो आपको और हमको न्याय मिलेगा। अभी भी कितना लूटता है, ये तो पहले की लूट का हिसाब बताया। सबको बताना 1000 वर्षों में मुगलों ने, बादशाहों ने, राजा रानियों ने, अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा, अकेला इस 67 सालों में लूटा। दूसरी बात और बताना, अभी भी हर साल 10 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है। कितने की? 10 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार घोटाले हर साल। कितने? 10 लाख करोड़ रुपए की। फिर बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, कितना नशा? कितने का? 10 लाख करोड़। कितना हो गया? गिनते जाना, फिर अंत में पूछूंगा और लिख भी लो, ये सबको बताना, भूल जाओगे नहीं तो तुम। 10 लाख करोड़ रुपए किसमें बर्बाद हो रहे हैं? देश के घोटालों में लूट रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए किसमें बर्बाद हो रहे हैं? दूसरा नंबर बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा में। फिर 10 लाख करोड़ रुपए यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कोका कोला, पेप्सी और तमाम चिप्स, ये और वो लंबी लंबी क्या होती कीड़े से, मैगी फैगी, और उसके बाद में ये सब बर्गर, पिज्जा और गोरे बनाने वाली क्रीम। अब बताओ आज तक कोई भी छोरी गोरी हुई क्रीम लगा के? उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्त काशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है।
इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्तकाशी, उत्तराखंड। जो भी विचारशील, जागरूक, देशभक्त युवक युवतियां स्वयं पूर्ण जागृत होकर ऋषि ऋषिकाओं एवं वीर वीरांगनाओं की तरह सत्य, धर्म व न्याय की स्थापना के लिए सत्ता व व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, वे आस्था चैनल प्रातः 5 से 7:30 एवं रात्रि 8 से 9 बजे अवश्य देखें। कम से कम 1 माह प्रसारित कार्यक्रमों को देखेंगे, तभी आप इस आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाने के इस आंदोलन को ठीक से समझ पाएंगे। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 100% शुद्ध व स्वदेशी पतंजलि आयुर्वेद के विदेशी कंपनियों से 2 से 10 गुना सस्ते हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद अपनाएं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा व गुलाम बनाया, अब तो 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। आए, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। दिव्य फार्मेसी एवं पतंजलि आयुर्वेद के विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ उत्पाद अपने जिले के पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र एवं स्वदेशी केंद्र से प्राप्त करें। पतंजलि योग पीठ में 10वीं व 12वीं पास प्रतिभाशाली उच्च संस्कारवान युवक युवतियों के लिए वैदिक गुरुकुलम तथा स्नातक व परास्नातक युवा जो आजीवन राष्ट्र की सेवा हेतु संकल्पित हैं, ऐसे सेवाव्रतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय किया गया है। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आचार्य, प्राध्यापक एवं संरक्षक के रूप में वेद दर्शन, उपनिषद व व्याकरण आदि के निष्णात वैदिक विद्वान तथा अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान एवं इतिहास आदि विषयों में प्रामाणिक विशेषज्ञ जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के अभ्युदय एवं उत्कर्ष के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, वे तुरंत संपर्क करें। 09161921981, ईमेल patanjaligurukulam@gmail.com। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 20 से 30 अगस्त तक योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण हेतु एडवांस ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। इस कैंप में 10वीं व 12वीं पास तथा स्नातक व परास्नातक पूर्णकालिक कार्यकर्ता व सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां ही भाग ले सकेंगे। सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें। बीस से 30 जुलाई तक होने वाले योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आस्था पर अवश्य देखिए। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 अगस्त से जड़ी बूटी सप्ताह के दौरान पूरे देश में संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी, जागरूक और विचारशील देशवासी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी व नीम आदि औषधीय पौधों को लगाने का अभियान चलाएंगे, जिससे हम धरती को ग्लोबल वार्मिंग व दारुण दुख देने वाले रोगों से बचा सकें। इसी दौरान 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पतंजलि योग समिति नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योग पीठ में शिविर रखा गया है। पतंजलि योग पीठ की नेपाल शाखा के अंतर्गत लगभग 30,000 योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। नेपाल को आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना हेतु ये शिविर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ नेपाल, मंडी कटार, काठमांडू। संपर्क सूत्र
पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के सानिध्य में आयुर्वेदाचार्य एवं BAMS आदि वैद्य जो पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित पतंजलि चिकित्सालयों में सेवा देना चाहते हैं, ऐसे अनुभवी, प्रतिभावान व योग्य चिकित्सकों के लिए 10 अगस्त से 10 सितंबर तक 1 माह का योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के बाद सुयोग्य वैद्यों को श्रेष्ठ वेतनमान के साथ पतंजलि चिकित्सालयों में सेवा प्रदान की जाएगी। इस चिकित्सक शिविर में भाग लेने के इच्छुक वैद्य तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। आस्था जीवन का आधार।